अक्सर कहा जाता है कि ओबेसिटी की वजह से 13 अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि ओबेसिटी में मैक्सिमम फैट कंटेंट होता है और फैट कंटेंट बॉडी में जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। आम बोलचाल की भाषा में करें तो हम इसको सूजन कहते हैं, जो सेलुलर लेवल पर और डीएनए लेवल तक पे हो जाती है, और वहाँ होने की वजह से उन सेल्स में डीएनए में चेंजेस आने लगते हैं और उन चेंजेस की वजह से वो फिर कन्वर्ट हो करके कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। किन बोन्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं बनने के? जैसे स्पाइन हो गया या और भी सारी बोन्स हैं, नी हो गया, तो कहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं? आमतौर पे जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हमारे पैरों की हड्डियां हैं, हाथों की हड्डियां हैं, या फिर जो कूल्हे की हड्डियां होती हैं जिनको पेल्विक बोन्स बोलते हैं, उनके अंदर इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो ग्रोइंग एंड्स होते हैं, जो जॉइंट के पास वाले एंड्स होते हैं, वहाँ पर इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बोन्स। मेजर क्या कॉजेज होते हैं बोन कैंसर बनने के? पॉल्यूशन है या फिर ओबेसिटी है, और हमारा जो खान पान है जिसके अंदर फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनकी वजह से है। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर इतने दिनों तक आपको पेन हो रहा है, इतने समय तक पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत चेकअप कराना चाहिए ताकि वो बोन कैंसर ना बने। 2 हफ्ते का एक कट ऑफ लेके चलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको बोन्स में पेन हो रहा है और आपकी कॉमन रेमेडीज से वो 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर एक ऑर्थोपेडिशियन को या अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बोन कैंसर है, उसके क्या अलग कोई सिम्टम्स होते हैं कि पहचान में आ जाए कि अच्छा ऐसे कोई सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोन कैंसर हो सकता है, क्लिक होना चाहिए माइंड में? अगर फीवर है, 5-7 दिन हो गए हैं, कंटिन्यू हो रहा है और कोई रीजन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो उसमें फीवर्स का आमतौर पे होता है, तो उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ बोन कैंसर होता है जिसको कई बार क्या होता है, लोग गरम गरम खाना पैक कर देते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, तो उसके बीपीए कंटेंट की वजह से क्या कैंसर लाइक बोन पे हमारे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली साइंटिफिक स्टडीज में देखा भी गया है। हमारी बोन्स तक के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इसके प्लास्टिक के, दे हैव बीन फाउंड एंड दे इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स, जिसकी वजह से बोन हेल्थ डिटेरोरेट होती है, बोन स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है। तो बच्चे बचपन से ही खा रहे हैं जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या उनको आगे जाकर जब वो अडल्ट होते हैं तब उनको ज़्यादा रिस्क रहता है बोन कैंसर होने का? सिमिलरली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जितने हमारे उसके अंदर वो केमिकल्स होते हैं, दे आर आल्सो एडिंग टू द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो हड्डियाँ उससे गलने लगती हैं क्या? क्रूड लैंग्वेज में कह सकते हैं। 5 ऐसे कोई टॉक्सिक फूड्स है जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं? तो हमारा वेट इंक्रीज करते हैं, या फिर जो चार्ड मीट है, या जो मिसकंसेप्शन है कि अगर हम बोन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो हमारी हड्डी काट दी जाएगी। बोन कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो उस टाइम पर केवल सर्जरी में केवल एक ही ट्रीटमेंट होता था कि एम्पुटेशन। उसमें क्या होता था डॉक्टर? एम्पुटेशन, मान लो अगर हाथ में यहाँ कैंसर है तो यहाँ से उसको काट दो, पैर में अगर कैंसर है तो उसको काट दो। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में एक ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करने वाले हैं बोन कैंसर पर। आई थिंक आपने बोन से जुड़ी बहुत सारी डिजीज़ के बारे में सुना होगा, प्रॉब्लम्स के बारे में सुना होगा, जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, नी रिप्लेसमेंट, नी में प्रॉब्लम होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आई एम श्योर आपने बोन कैंसर के बारे में इतना नहीं सुना होगा। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे बोन कैंसर क्यों होता है, मेजर कॉजेज़ क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है, क्या ये दोबारा रीअकर भी हो सकता है। बहुत सारा कॉन्वर्सेशन होने वाला है, तो आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल होगा। सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखना। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश सिंह, जो कि एक्शन कैंसर हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइव। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे बोन कैंसर पे। आई थिंक मैंने एक चीज़ बोली थी कि हमने बोन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात की है, सुना है, लेकिन बोन कैंसर बहुत अनयूजुअल है, मतलब इतना ज़्यादा हाईलाइट होकर नहीं आता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि एक्चुअली में बोन कैंसर क्या होता है, कहाँ बनता है बॉडी में, कैसे शुरुआत होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
बेसिकली कैंसर कोई एक डिजीज नहीं है, ये तकरीबन 100-150 डिजीजेस का एक कंबाइंड वो होता है। और उनमें से एक जो है वो बोन कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, वैसे बोन कैंसर है। जो कैंसर बोन्स में शुरू होता है उसको हम लोग बोन कैंसर कहते हैं। ओके, सो डॉक्टर जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जो कैंसर बोन्स में शुरू होता है उसको हम बोन कैंसर बोलते हैं। किन बोन्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं बनने के, जैसे स्पाइन हो गया या और भी सारी बोन्स हैं, नी हो गया, तो कहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं? आमतौर पे जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हमारे पैरों की हड्डियां हैं, हाथों की हड्डियां हैं, या फिर जो कूल्हे की हड्डियां होती हैं जिनको पेल्विक बोन्स बोलते हैं, उनके अंदर इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो ग्रोइंग एंड्स होते हैं, जो जॉइंट के पास वाले एंड्स होते हैं, वहाँ पर इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर बोन्स। होने को वैसे किसी भी बोन में हो सकता है, अच्छा। स्कल में भी, रिब्स के अंदर भी, बट ज्यादा कॉमन जो होता है वो लॉन्ग बोन्स और पेल्विस के अंदर होता है। ओके, सो डॉक्टर मेजर क्या कॉजेज होते हैं बोन कैंसर बनने के? बोन कैंसर के काफी सारे कॉजेज कैंसर बनने के होते हैं, जैसे पोल्यूशन है, या फिर ओबेसिटी है, और हमारा जो खान पान है जिसके अंदर फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनकी वजह से है। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बोन्स और मसल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो जितना एक्टिव रहेंगी और उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर जितना कम रहेगा उतना वो हेल्दी रहती है। ओके, तो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो डॉक्टर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अगर ओबेसिटी ज़्यादा होती है तो भी कहीं ना कहीं बोन कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ओबेसिटी की वजह से 13 अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि ओबेसिटी में मैक्सिमम फैट कंटेंट होता है, और फैट कंटेंट बॉडी में जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। आम बोलचाल की भाषा में करें तो हम इसको सूजन कहते हैं, जो सेलुलर लेवल पर और डीएनए लेवल तक पे हो जाती है, और वहाँ होने की वजह से उन सेल्स में डीएनए में चेंजेस आने लगते हैं, और उन चेंजेस की वजह से वो फिर कन्वर्ट हो करके कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, मतलब जब डीएनए में कोई चेंज होता है तभी जाके कैंसर बनता है? हाँ, कैंसर बेसिकली क्या है, जो नॉर्मल सेल हमारी होती हैं उनमें एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है डिवाइड होने की, और एक पर्टिकुलर पर्पस अचीव करके स्टॉप करने की। एग्जाम्पल के लिए हमें कोई इंजरी हुई है, कोई कट लगा है, तो उसके आसपास के एरिया में सेल्स ग्रो करना शुरू करेंगी, जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को क्लोज करेंगी, और जब एक पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाती हैं तो वो ग्रोथ कट ऑफ हो जाती है। दिस इज ए नॉर्मल हेल्दी फिनोमिना। ठीक है। कैंसर में क्या होता है, सेल बिना किसी रीजन के वो डिवाइड करना शुरू कर देती है, और वो डिवीजन उसका बंद नहीं होता, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। पहले लोकली ग्रो करती रहती है, उसके बाद वो ब्लड या लिम्फ नोड्स के जरिए इट कैन स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। उसको हम लोग मेटास्टेसिस या स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। तो जो प्राइमरी जो ट्रिगर है, जो प्राइमरी जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, वो डीएनए होता है। अच्छा, मतलब डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। ऑल्सो डॉक्टर, जब हम जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों को जॉइंट पेन होता है या कहीं हड्डियों में और दर्द होता है, तो वो इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि नॉर्मल पेन है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कितने टाइम तक जो है इस चीज़ को हमें सीरियसली लेना है, कितने टाइम तक ऐसा होना चाहिए कि अगर इतने दिनों तक आपको पेन हो रहा है, इतने समय तक पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत चेकअप कराना चाहिए ताकि वो बोन कैंसर ना बने? एक हम बिल्कुल अगर ब्रॉड बात करते हैं तो 2 हफ्ते का एक कट ऑफ लेके चलते हैं किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बोन्स में पेन हो रहा है और आपकी कॉमन रेमेडीज से वो 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर एक ऑर्थोपेडिशियन को या अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सिमिलरली अगर जैसे खांसी हो रही है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हुए जा रही है, तो इट कैन बी एनी सीरियस इन्फेक्शन, कैन बी ट्यूबरकुलोसिस, इट कैन बी कैंसर। तो डॉक्टर को भी हमें ये कहना चाहिए कि 2 हफ्ते हो गए हैं, कहीं कैंसर तो नहीं है, कि आप उसके लिए भी चेक कर लो। अच्छा, मतलब 2 हफ्ते का आइडियल टाइम होता है, एक ब्रॉड कट ऑफ टाइम हमें लेके चलना चाहिए। एनीथिंग बियॉन्ड 2 वीक्स इज सीरियस। सो डॉक्टर, हड्डियों में दर्द बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकता है, वजहों से हो सकता है। कभी उम्र का एक फैक्टर होता है कि एज ज़्यादा है तो दर्द हो रहा है, या हमने ज़्यादा फ्रैक्चर्स अगर किसी को बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं तो भी पेन होता है।
तो जो बोन कैंसर है उसके क्या अलग कोई सिम्टम्स होते हैं कि पहचान में आ जाए कि अच्छा ऐसे कोई सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोन कैंसर हो सकता है, क्लिक होना चाहिए माइंड में? आर्थराइटिस का जो दर्द होता है आमतौर पे वो जोड़ों का दर्द होता है। हम्म। आपके हाथ के जोड़ हैं, उंगलियों के हैं, घुटनों के हैं, कंधों के हैं। कैंसर का जोड़ जो दर्द होता है आमतौर पे वो जोड़ों में नहीं होता है, अच्छा, वो आपकी बोन के अंदर दर्द हो रहा है। वो या कैसा फिर फील होता है डॉक्टर? पेन तो पेन की तरह ही फील होता है, मतलब बट जैसे कैंसर का पेन आमतौर पे बना रहता है। हाँ, अच्छा, और मतलब बहुत अगर लंबे कोई समय तक। लंबे टाइम तक रहता है और अगर कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, देर तक खड़े हैं तो ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, जो बोन में कैंसर होता है उसमें कई बार बोन के जो कवरिंग होती है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। ओके। पेरियोस्टियम में जब स्वेलिंग आती है तो वो पेरियोस्टियम लिफ्ट होती है। एक्सरे हम लोग करते हैं तो उसको सनरे साइन भी बोलते हैं। वो एक काफ़ी पैथोग्नोमिक होता है बोन कैंसर के लिए। तो उसमें टिश्यू पे स्वेलिंग हमारी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। कई बार बोन कैंसर जो होता है वो फीवर से प्रेजेंट करता है, बोन्स की वजह से प्रेजेंट नहीं करता है। तो अगर फीवर है, 5-7 दिन हो गए हैं, कंटिन्यू हो रहा है और कोई रीजन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो उसमें फीवर्स का आमतौर पे होता है, तो उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ बोन कैंसर होता है जिसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। ये इसमें बोन्स के अलावा जो हमारा दूसरे सिस्टम्स हैं बॉडी के वो भी इन्वॉल्व होते हैं। माइलोमा सेल से शुरू होता है प्राइमरली ये। अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो जो मिसेस किरण खेर हैं, शी वाज डायग्नोज्ड विद मल्टीपल माइलोमा इन 24 एंड मिस्टर अनुपम खेर ने पब्लिकली अनाउंस किया था। अच्छा। एंड विद ट्रीटमेंट शी इज वेरी बेटर नाउ। ओके। मल्टीपल माइलोमा के अंदर मल्टीपल बोन्स के अंदर आपको पेन हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि वो किडनी फेलियर से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, किडनी फेलियर से? हाँ, कि आपका जो कैंसर है वो स्प्रेड हो रहा है, उसको वॉश आउट करने के लिए किडनीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है और उसकी वजह से किडनी फेल हो रही है, तो वहां से भी ट्रिगर हो सकता है। तीसरा होता है कि मल्टीपल फ्रैक्चर बिना किसी कारण के, कि आप कहीं जा रहे हो और आपका थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ, जो ज्यादा इंजरी नहीं थी लेकिन फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। आपको टेबल का छोटा सा कोना लगा, आपका फ्रैक्चर हो गया। या कैंसर में कई बार क्या होता है कि कैंसर की वजह से बोन इतनी वीक हो जाती है कि बॉडी वेट से ही फ्रैक्चर हो जाता है विदाउट एनी इम्पैक्ट, बिना किसी इंजरी के भी। अच्छा, सो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि कई बार क्या होता है थोड़ी सी इंजरी होती है तो फ्रैक्चर हो जाता है। आई थिंक ये बहुत कॉमन है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, बस गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया। या फिर हम थोड़ा कुछ चल रहे थे तो चलते चलते पैर टकरा गया तो फ्रैक्चर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेट करता है कि बोन्स हमारी वीक हो रही हैं। हाँ, बोन्स के अंदर 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कैल्शियम कंटेंट, एक होता है विटामिन डी कंटेंट, और एक होता है बोन की जो डेंसिटी होती है, वो बोन कितनी डेंस है या वीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग ये बात करें कि कौन सी एज ग्रुप के बियॉन्ड ये चीजें ज्यादा वल्नरेबल है, तो 40 को एक कट ऑफ लेकर चलते हैं हम लोग। तो 40, हाँ। डॉक्टर जैसे आपने बताया कि 40 के बाद ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, ऐसा कुछ ये भी फैक्टर है कि मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है? अगर हम लोग बोन कैंसर की बात करें तो इविंग सार्कोमा एक बोन कैंसर होता है जो चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स में ज़्यादा होता है। कोई भी एज इम्यून नहीं है कि जिसके अंदर बोन कैंसर ना हो सकता हो। ओस्टियोसार्कोमा जो बोन कैंसर होता है, टाइप होती है, वो यंग अडल्ट्स, एडोलोसेंट्स, उस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। और जो कॉर्डोमा कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है वो यूजुअली 40 इयर्स के बाद ज़्यादा होता है। तो अलग अलग एज ग्रुप में मल्टीपल माइलोमा भी सारी एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, यूजुअली एल्डरलीज के अंदर होता है वो। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका एक बहुत रेलेवेंट मेल टू फीमेल में ये है कि जब फीमेल में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो बोन हेल्थ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज के बाद फीमेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं, तो उस एज में बोन पर जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है हार्मोन्स का वो कम होने लगता है। वो एक काफ़ी क्रिटिकल एज होती है
जिसके अंदर हमें अपनी बोन हेल्थ पे एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। सिमिलरली मेल्स के अंदर भी एंड्रोपोज होता है, जिसको मेल मेनोपॉज भी कहते हैं। तो जितनी एज इंक्रीज होती जाती है उतने मेल्स भी वल्नरेबल होते चले जाते हैं फॉर पुअर बोन हेल्थ एंड फ्रैक्चर्स। सो डॉक्टर, मोस्ट कॉमन बोन कैंसर कौन सा होता है? ये तीनों होते हैं। इविंग्स एज ग्रुप से हिसाब से हो जाता है। अच्छा, ओके। चिल्ड्रन यंग एडोलेसेंट्स के अंदर इविंग्स सार्कोमा होता है। ओस्टियोसार्कोमा अडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स के अंदर है। और जो अदर सार्कोमास हैं दे आर इनटू द एल्डरली पर्सन्स। मल्टीपल माइलोमा इज मेनली इन द एल्डरलीज। ओके डॉक्टर, हमने बहुत अच्छे से बोन कैंसर के टाइप समझे और आपने बताया किस कैटेगरी को किस टाइप का बोन कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल ना प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल होता है। कई बार क्या होता है, लोग गरम गरम खाना पैक कर देते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, तो उसके BPA कंटेंट की वजह से क्या कैंसर लाइक बोन पे हमारे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली। साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा भी गया है, हमारी बोन्स तक के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इसके प्लास्टिक के, दे हैव बीन फाउंड एंड दे इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स, जिसकी वजह से बोन हेल्थ डिटेरोरेट होती है, बोन स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है। इट एड्स टू द इन्फ्लेमेशन, जो मैंने शुरू में कहा था। इन्फ्लेमेशन एक वो बॉडी का प्रोसेस होता है, इट इज ए प्रोटेक्टिव प्रोसेस, कि हमारी बॉडी में कोई भी एक फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उसे कंटेन करना चाहती है, दैट रिएक्ट्स विद इन्फ्लेमेशन। उसकी फ्लिप साइड ये होती है कि इट आल्सो अफेक्ट्स आवर नॉर्मल सेल्स, जिसके अंदर फिर एक हमारा DNA आ जाता है। और अगर एक परसिस्टेंट इरिटेशन बनी रहती है ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स, देन इट कैन लीड टू कैंसर। ओके डॉक्टर, जैसे कई बार क्या होता है ना, आजकल तो लोग जंक फूड बहुत खा रहे हैं और बच्चे मतलब बचपन से ही बच्चे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, और आपने पहले भी बताया था कि ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स का कल्चर है वो कहीं ना कहीं कैंसर को ज़्यादा प्रमोट करता है, उसकी वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे बचपन से ही खा रहे हैं जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या उनको आगे जाकर जब वो अडल्ट होते हैं तब उनको ज़्यादा रिस्क रहता है बोन कैंसर होने का? हाँ, एब्सोल्युटली। इसमें ना 2-3 चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। जंक फूड के अंदर देयर इज एक्सेस शुगर, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस फैट एंड एक्सेस शुगर। तो उसके वजह से जो होता है हमारा बॉडी का वेट इंक्रीज होता है। True. और हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, जिसमें एक हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए, वो बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाती है। एपेटाइट आपकी भर जाती है, पेट आपका भर गया है और आपका वेट गेन होता जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। सिमिलरली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जितने हमारे उसके अंदर वो केमिकल्स होते हैं, दे आर आल्सो एडिंग टू द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो हड्डियां उससे गलने लगती हैं क्या? क्रूड लैंग्वेज में कह सकते हैं, हाँ, नॉट एग्जैक्ट साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, बट ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स इट डज हैपन्स। हड्डी गलने से मतलब ये कि जो उसका नॉर्मल जो एक ट्रेबिक्युला या नॉर्मल जो एक स्ट्रेंथ जो पैटर्न है, दैट स्टार्ट्स टू गेट वीकेंड, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। सो डॉक्टर, क्योंकि हम खाने की बहुत बात कर रहे हैं, डाइट पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, अगर हम हड्डियों के लिए टॉप टॉक्सिक फूड्स की बात करें, टॉप 5 ऐसे कोई टॉक्सिक फूड्स है जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं? उसके अंदर 2 तो हमारे यही आ जाते हैं, जो हमारे फास्ट फूड्स हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। उसके अलावा जो दूसरे जो फूड्स हैं जो हमारा वेट इंक्रीज करते हैं, या फिर जो चार्ड मीट है, या जो वेरी हाई टेम्परेचर पर कुछ फूड कुक किए जाते हैं, उसमें देयर आर सम चेंजेस हैपनिंग इन द फूड which are leading to the increased inflammation process in the body. They should be avoided. Okay. दूसरा जो अभी हम पहले बात की कि जो प्लास्टिक कंटेनर के कांटेक्ट में जो गर्म खाना आता है, that is very detrimental. कई बार हम देखते हैं स्ट्रीट के ऊपर प्लास्टिक की थैली में चाय लेकर के लोग जा रहे होते हैं। Exactly. स्पेशली जो हमारे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो वो जो ये ट्रेंड है कि प्लास्टिक की थैली में चाय लेकर के जाना, दैट इज एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा जो हमारे जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप्स आते हैं, उसमें जो एडेसिव्स यूज होता है, जब हम गर्म चीज डालते हैं, ठंडे लिक्विड्स में उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट जब बहुत गर्म बॉइलिंग हॉट लिक्विड उसके अंदर डाले जाते हैं, तो वो एडेसिव्स दे आल्सो डिसॉल्व एंड दे कम इनटू द फूड।
और फिर उसके भी कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। हाँ, उसके भी फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम लोग जितना नेचर के नजदीक रहेंगे उतना हम लोग ज्यादा सेफ हैं, और जितना हम लोग फास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं और खुद ना करके मार्केट से लेके चलते फिरते यहाँ से उठा लिया वो चल लिया वो सब चीजें, दे आर हार्मिंग अस लॉन्ग टर्म के अंदर। ऑल्सो डॉक्टर, आई थिंक ये चीज़ें बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर हम बाहर रेस्टोरेंट्स में भी खाने जाते हैं तो पैकिंग भी प्लास्टिक कंटेनर्स में होती है। हाँ, या फिर जैसे आपने एग्जांपल दिया, चाय पैक करा के लोग लेके आते हैं। हाँ, तो पता सबको सब कुछ है, गलतियां हम बहुत मतलब प्रोमिनेंटली कर रहे हैं, साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस में हम चूक रहे हैं, या फिर हम उस चीज़ को अडेप्ट करने में उतने ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? आई थिंक ये जरूर अवेयरनेस की बात है, और अवेयरनेस हमारे घर से शुरू होती है। ट्रू। अगर हम लोग घर पे अपने घर के ऊपर इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, एक चीज़ है जो वाटर बॉटल्स हैं प्लास्टिक की। हाँ। प्लास्टिक की वाटर बॉटल जिस दिन से पैक होती हैं वो बाहर धूप में रहती हैं, स्टोरेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, आपके कंज्यूम करने से आधा 2-4 घंटे पहले फ्रिज में जाती हैं। उससे पहले तक तो वो बाहर ही एक्सपोज्ड हैं। तो हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी मजबूरी है तब तो आपको ठीक है उसको यूज़ करना है, बट डे टू डे लाइफ में हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम प्लास्टिक का यूज़ इन जनरल इन एनी फॉर्म उसको हम लोग अवॉइड करें। एक इसके अंदर और जो माइक्रोवेव हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ, खाना गर्म करते हैं। तो अगर हम लोग कांच के उसके अंदर कर रहे हैं, ग्लास में कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म। ओके, परफेक्ट। माइक्रोवेव का कैंसर कॉजेशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स में माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब अगर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी एक प्रिकॉशनरी जितने भी स्टेप्स हैं उनको दिमाग में रखकर ही यूज़ करें। हाँ। सो डॉक्टर, ये तो हमने बात की टॉक्सिक क्या चीज़ें होती हैं हमारी बोन्स के लिए। अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें जो हमारी बोन हेल्थ को प्रमोट करती हैं, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, हाँ। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या फूड्स है, वेजिटेबल्स है, उसके बारे में बताइए। जो बेसिक जो एक हेल्दी डाइट है जिसके अंदर 1 या 2 फ्रूट, कोई भी जो भी उस मौसम का फ्रूट है वो हमें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको यूज करना चाहिए। ठीक है। नट्स हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे हैं, जो हमें जैसे बादाम है, अखरोट वगैरह है, वो हमें यूज करना चाहिए। उसके अलावा नॉन वेज के अंदर केवल एक फिश है जिसको कि एक पॉजिटिव उसके साथ एसोसिएट किया गया है, जो बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। फिश ऑयल उसके अंदर होता है। जो और दूसरा इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, और जितना फ्रेश आप खाना बना करके खाते हैं दैट इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ। अगर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज किया हुआ है, जिनकी जितनी ज्यादा लॉन्ग शेल्फ लाइफ है उनमें उतने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ओके। तो अगर आपको शेल्फ लाइफ देखनी भी है तो ट्राई टू, जब आप परचेज करने जाते हैं तो आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखिए, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले जरूरी है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखना उसका। तो जितना फ्रेशली पैक्ड हो वो हमें उसमें प्रेफर करना चाहिए। ओके, सो डॉक्टर, ये तो हमने खाने की पूरी बात की और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या चीज़ें जो हैं बोन के लिए हेल्दी हैं और क्या चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर हम कनेक्शन की बात करें, जैसे हम स्टार्टिंग में ना कॉजेज़ की बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बोन कैंसर का क्या कोई जेनेटिक कनेक्शन भी होता है? लाइक अगर किसी को फैमिली में बोन कैंसर है तो क्या बच्चों में या आगे फैमिली में स्प्रेड होने का रिस्क रहता है? बोन कैंसर के अगर हम जैसे 100 पेशेंट देखते हैं बोन कैंसर के, तो मोर देन 90% वो केसेस होते हैं जिनकी फैमिली में कोई कैंसर नहीं है। अच्छा। और केवल लेस देन 10% कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री होने से आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि कैंसर होगा। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वी शुड बी मोर केयरफुल। पर अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है और हमें कोई सिम्टम है, जैसे दर्द हो रहा है, कोई पैर में स्वेलिंग है, हमारे बोन के अंदर स्वेलिंग है, तो फिर उसमें वी शुड बी वेरी केयरफुल। कुछ सिंड्रोम होते हैं जैसे ली फ्रोमिनी सिंड्रोम है, या फिर रेटिनोब्लास्टोमा होता है, उन केसेस में बोन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक पेजेट्स डिजीज होती है, स्किन की भी होती है, ब्रेस्ट की भी होती है, उन केसेस में बोन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों के अंदर P53 जीन्स और RB1 जीन्स होती हैं, वो उनमें अगर डिफेक्ट होता है उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट ब्रॉडली दे कंस्टिट्यूट लेस देन 10% ऑफ
पेशेंट्स। ओके, सो डॉक्टर, अगर हम बात करें कि केस की बात करें, आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो हमने ना पहले इंजरी की बात की थी कि अगर फ्रिक्वेंट इंजरीज होती है तो वो भी कहीं ना कहीं जाके आगे बोन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास क्या ऐसे कोई केसेस आए हैं जिनको पहले नॉर्मल इंजरी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे जाके वो बोन कैंसर में कन्वर्ट हो गया? पर एक करेक्शन की जरूरत है। इंजरी का कैंसर से एसोसिएशन नहीं है। ओके। बोन फ्रीक्वेंट इंजरीज होने से बोन कैंसर नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कैंसर एग्जिस्टिंग है, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, वहां पर कोई चोट लग गई, टेबल लग गई, या फिर हम लोग गिर गए, तब हमारा ध्यान गया। तो उसमें क्या होता है कि वो चीज हमारी नॉलेज में तब आती है। अगर वो इंजरी नहीं होती तो हो सकता है कि और 1-2 महीने के बाद में जब वो चीज और ज्यादा बढ़ जाती, तब फिर हमारी नॉलेज के अंदर आती। तो इसलिए दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन द टू। ओके, अगर हम डॉक्टर डायग्नोसिस की बात करें तो बोन कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है? क्या क्या प्रोसेस होता है? पेशेंट जो है वो कैसे रीच आउट करता है? पेशेंट यूजुअली पेन या स्वेलिंग के साथ या फीवर के साथ रिपोर्ट करता है, और उसमें पहले हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमें कई बार आइडिया हो जाता है कि कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या है। बोन कैंसर के जो टेस्ट होते हैं उसमें पहला तो होता है ब्लड टेस्ट। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक पैरामीटर है जो आमतौर पे बढ़ जाता है। या दूसरा मल्टीपल माइलोमा अगर है तो उसके एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं जो कराते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सरे कराना। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सनरे एक्सरे जो होते हैं दैट इज पैथोग्नोमिक ऑफ ओस्टियोसार्कोमा, तो वो हमें पता लगता है उसके अंदर। या फिर हमें पता लगता है कि बोन की जो कंटिन्यूटी है, आउटर लेयर है, उसमें कोई ब्रीच है, वो डैमेज हो रही है, पेरियोस्टियम रेज हो रहा है, या अंदर से बोन खोखली हो रही है, वो एक्सरेज में पता लगता है। कई बार एक्सरे बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होता है, बहुत अर्ली डिजीज है, तो उस केसेस में वी गो टू सीटी स्कैन और एमआरआई। कई बार या जैसे पेशेंट एक दूसरे कैंसर का पेशेंट है, मान लो ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोई भी दूसरा कैंसर है, ठीक है, उसे बॉडी में पेन हो रहे हैं, वो हमारे पास आया है कि मुझे ये पेन हो रहा है, तो हम जो टेस्ट कराते हैं उसको पेट सीटी या बोन स्कैन कहते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजिकल टेस्ट होता है, और उसमें वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी ज्यादा ग्लूकोज अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसको पिक करेगा, लाइट अप कर देगा। तो बिफोर एक्सरे या सीटी उसको डायग्नोज कर पाए, उससे पहले पेट स्कैन या गामा स्कैन जो होता है वो उसको पिकअप कर लेता है, ताकि हम उस पेशेंट में जो बोन सेकेंडरी है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके और टाइमली उसको ट्रीट करके क्योर कर सके। तो ये डिफरेंट मतलब स्टेजेस के ऊपर जो होते हैं वो उस तरीके से टेस्ट कराते हैं। मतलब जो पेशेंट है वो किस तरह के सिम्टम्स आपके पास लेकर आ रहा है उस पे भी काफी ज्यादा डायग्नोसिस का पार्ट डिपेंड करता है। और वो कौन सी एज ग्रुप का पेशेंट है। अच्छा, जैसे अगर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट है तो वो इविंग सार्कोमा होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं, तो उसको उस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो एज स्पेसिफिक, अगर मान लो कोई एल्डरली पर्सन हमारे पास आया है जिसको घुटने में दर्द है तो उसका कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है बोन कैंसर। क्योंकि नी पेन, जॉइंट पेन आमतौर पे बोन कैंसर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कोई दिक्कत है 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिशियन को जाके जरूर मिलें और अपना कंसर्न उनसे जरूर शेयर करना चाहिए कि मेरे को लग रहा है कहीं कैंसर तो नहीं है, कि आप काइंडली उसको रूल आउट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बोलने में हिचकिचाता है और जो डॉक्टर है उसको भी लगता है कि नहीं इसको तो कैंसर नहीं होगा, तो लेट मी ट्राई अदर थिंग्स, और वो सब तो डिले हो जाता है डायग्नोसिस। तो दोनों की तरफ से एक हाई सस्पिशन इंडेक्स वो होना जरूरी होता है, अवेयरनेस होनी जरूरी होती है। और फिर जब पेशेंट हमारे सामने खुल के बोलता है ना, तो डॉक्टर्स के मन में भी होता है कि मैं भी खुल करके पेशेंट के साथ में डायलॉग कर सकता हूँ, कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, और वो मेरी बात को समझेगा और मेरी एडवाइस को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली, आई थिंक वो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, पेशेंट और ट्रस्ट होना दोनों के बीच में
वो बहुत जरूरी होता है। उससे ना ट्रीटमेंट प्रोसेस भी काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हाँ। पेशेंट जब एक ट्रस्ट दिखाता है डॉक्टर में, तो डॉक्टर को भी लगता है कि नहीं, मुझे अपना 100% देना है इस पेशेंट बिल्कुल। के साथ। और कंप्लायंस बहुत बेटर हो जाती है, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं उससे। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, आपको इस फील्ड में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कितना टाइम हो गया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमने कॉन्वर्जेशन की, तो आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज होंगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेकर के आई होंगी। तो आप थोड़ा बताइए, आपको कितना टाइम हो गया और ट्रीटमेंट में आपने अभी तक क्या चेंजेस देखे हैं ओवर द टाइम, क्या लगता है आपको? मैंने 1989 में कैंसर फील्ड में एंटर किया था। वाओ। और उस टाइम पर बहुत ही एक बेसिक हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होता था टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, और जो नॉलेज की हम लोग बात करें उसके हिसाब से भी साइंस के पास बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती थी। उस टाइम पर मैं ये देखता था कि ज़्यादातर जो कैंसर पेशेंट्स थे वो 3rd या 4th स्टेज में हमारे पास आते थे। ओके। कैंसर का सिम्टम हो गया है, सिम्टम रहते हुए भी उनको कई महीने हो गए हैं, जब उन्हें लगता है कि अब तो घर बैठ ही नहीं सकते, अब तो जाना ही पड़ेगा, तब हमारे पास अस्पताल में आते थे। इलाज की ऑप्शंस भी काफ़ी कम होती थी, पेनफुल होता था, रिकरेंस काफ़ी होती थी, क्योर रेट्स कम होता था। और बोन कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो उस टाइम पर केवल सर्जरी में केवल एक ही ट्रीटमेंट होता था कि एम्पुटेशन। उसमें क्या होता था डॉक्टर? एम्पुटेशन, मान लो अगर हाथ में यहाँ कैंसर है तो यहाँ से उसको काट दो, पैर में अगर कैंसर है तो उसको काट दो। तो केवल एक सर्जिकली केवल एक वही ट्रीटमेंट अवेलेबल होता था। कीमोथेरेपी, रेडिएशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। लंग में हम लोग लंग बाथ करके रेडियोथेरेपी देते थे, जिसमें पूरे लंग को रेडिएशन देते थे, वो पेशेंट के लिए बहुत टॉक्सिक होता था। ओह गॉड। ओवर द ईयर्स हमने क्या देखा है, अब एक तो हमारे पास में जेनेटिक बायोलॉजिकल नॉलेज भी है कि कौन सा बोन कैंसर किस टाइप का है और वो फ्यूचर में किस तरीके से बिहेव करेगा। मेडिसिन्स अब हमारे पास में 10-15 तरह से ज़्यादा हैं केवल बोन कैंसर के लिए। तो स्पेसिफिक मेडिसिन स्पेसिफिक बोन कैंसर्स के अंदर दे सकते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट कम हैं और क्योर रेट्स बेटर हो गए हैं। सर्जरी की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर जो कॉमन सर्जरी की जाती है बोन कैंसर में, उसको लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं। लिम्ब स्पेयरिंग में क्या होता है कि उसमें अगर मान लो पेशेंट को थोड़ा एडवांस कैंसर है तो पहले कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दे करके कैंसर को श्रिंक किया जाता है। उसके बाद में केवल कैंसर वाले पोर्शन की बोन को रिमूव किया जाता है और उसकी जगह या तो प्रोस्थेसिस यूज कर सकते हैं या उसको लिम्ब को रोटेट करके यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेप्स में सर्जरी कर सकते हैं। अगर यंग स्टेज के अंदर, यंग एज के अंदर सर्जरी कर रहे हैं तो एक्सपेंडर्स यूज करते हैं, जो प्रोस्थेसिस होते हैं, जो ओवर द ईयर्स उनको हम लोग स्क्रू से एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसमें जो बच्चा है, ग्रोइंग एज है, वो ग्रो कर सकता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, ट्रीटमेंट जो है वो अब कम दर्दनाक हो रहा है, रिजल्ट्स बेटर हो रहे हैं और पैर को या हाथ को या कोई भी लिम्ब को हमें अब निकालने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। पर लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेज में कैंसर पेशेंट का कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आना। अब जो मैं देखता हूँ हमारे मोस्टली जो पेशेंट है वो 2nd और 3rd स्टेज में आते हैं। पहले से बेटर हो गया है। फर्स्ट स्टेज में पहले हमारे पास साल में 1 या 2 पेशेंट आता था। अच्छा। अब करीब 10% पेशेंट फर्स्ट स्टेज में आने लगे हैं। तो ये जैसे मीडिया में अवेयरनेस है, उसके अंदर प्रिंट में भी है और लोगों के अंदर एक पॉजिटिवनेस भी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन एक बेटर काम कर रहा है। ऑल्सो डॉक्टर, लोगों में अभी भी लेकिन ये डर है कि अगर स्टेज 4 का कैंसर हो गया तो लोग ना गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है तो अब क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हो सकता है ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव भी ना हो। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, ऐसा है अभी हाँ भी? हमारे पास में है, अभी भी आते हैं। और दूसरा क्या है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओलिगो मेटास्टेसिस। अच्छा। जिसमें अगर लेस देन 5 मेटास्टेसिस होते हैं तो वो उसको क्योरेटिव कैंसर की तरह ट्रीट किया जाता है। अब मतलब वो क्योर हो सकता है? वो क्योर हो सकता है। ओके। पहले 4th स्टेज के कैंसर में क्योर रेट 1 या 2% से भी कम था। आज वो बढ़ करके 15 से 20% पहुंच चुका है। और उसमें भी कौन सी टाइप का है तो उसकी वजह से तो मैसेज ये रहेगा कि अगर कोई भी कैंसर का पेशेंट है
चाहे वो स्टेज 4 में ही क्यों ना हो, उसको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम लोग क्योर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की, जो उसके फ्रैक्चर्स होने का रिस्क है वो प्रिवेंट हो सकता है, उसके जो बोन हेल्थ है कैंसर के अलावा वो इम्प्रूव हो सकती है, और उसके जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ है दैट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, और एक प्रोडक्टिव लाइफ भी हो सकती है और दर्द के बिना वाली लाइफ हो सकती है। तो शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड। आई थिंक मेडिकल साइंस ने विद टाइम काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है, जिससे पेशेंट्स को एक होप भी मिल गई है कि कितनी भी सीरियस डिजीज हो जाए, कितनी भी सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, अब सोल्यूशन है हमारी मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास। एक मेरे को वो याद आ रहा है, मैंने एक बार कनाडा का वो देखा था, जो उनका कंसेंट फॉर्म होता है। अच्छा। कि जो हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं उससे पहले लिखा होता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे क्या। तो उन्होंने उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, कैंसर का इलाज नहीं करने के साइड इफेक्ट मुझे बता दिए गए हैं। वाओ। वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट की बात हमेशा करते हैं, हाँ, पर ट्रीटमेंट नहीं कराने के साइड इफेक्ट की बात कोई करता ही नहीं है कभी। एग्जैक्टली। तो पेशेंट को एक डिसीजन लेने के लिए दोनों तरफ के साइड इफेक्ट पता होने चाहिए, तभी वो एक सही डिसीजन ले सकता है। ऑल्सो डॉक्टर, आपने एक बात की थी कि लोगों को पहले जो बोन कैंसर का ट्रीटमेंट होता था ना, उसमें हड्डी काटी जाती थी, एम्पुटेशन होता था। आज भी लोगों में ना कहीं ये भी डर है, मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम बोन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो हमारी हड्डी काट दी जाएगी। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस एडवांस हो चुका है, और आपने भी ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे आप इसमें? इसके अंदर एक तो ये है कि जितना अर्ली स्टेज में कैंसर आ जाएगा उतना बेटर चांस होते हैं कि हम उसे कंट्रोल कर पाएं। एक टर्म होती है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। उस हड्डी को जो ब्लड सप्लाई जा रही है और जो नर्व सप्लाई जा रही है वो एक बहुत क्रिटिकल चीज होती है। अगर वो प्रिजर्व्ड है तो उसकी जगह प्रोस्थेसिस आराम से इस्तेमाल हो सकता है, जिसको नर्व और ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड है। नहीं तो उसका जो ट्रांसप्लांट होता है वो आज भी काफी चैलेंजिंग है। तो इसलिए क्रिटिकल है कि एक सही सेंटर में जहां कैंसर का पूरा इलाज हो, और जो रेगुलर कैंसर का ट्रीटमेंट करते रहते हैं उनसे इलाज कराना, और जैसे जैसे वो सलाह दे रहे हैं उन सलाह को फॉलो करना, वो इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। तो ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बोन कैंसर दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं? ये बहुत पेशेंट बड़ा कॉमनली क्वेश्चन करते हैं। हाँ। लेकिन आप कोई भी बीमारी ले लो, कैंसर ही नहीं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो, कोई भी डिजीज हो, उसके वापस आने के चांस तो होते ही हैं। ट्रू। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हम पेशेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर बुलाते हैं, चेकअप। जैसे पहले 2 साल तक हर 3 महीने पे, जिसमें फिजिकल चेकअप होता है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में एक बार करते हैं। 2 साल के बाद में फिजिकल चेकअप 6 महीने में एक बार, और इन्वेस्टिगेशन साल में एक बार। क्योंकि जो अगर कैंसर वापस आते हैं तो पहले 2 साल उनके ज्यादा चांस होते हैं, 5 साल तक वो चांस कम हो जाते हैं। और अगर कैंसर पेशेंट के 5 साल ठीक निकल गए हैं, फिर हम ये मान के चलते हैं कि उसके कैंसर वापस आने के चांस एक आम इंसान के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत सही। हाँ, और एक फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है इसके अंदर। डॉक्टर, आफ्टर ट्रीटमेंट और क्या ऐसे प्रिकॉशंस लोग ले सकते हैं? जैसे कई बार ऐसा भी होता है ट्रीटमेंट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि बॉडी वीक होती है उस टाइम पे। तो क्या कुछ ऐसे डाइटरी चेंजेस करने चाहिए, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए ताकि हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए? उसमें जो चीज़ें फ़ायदा करती हैं वो है कि हम लोग हेल्दी डाइट लें, जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोन हेल्थ के लिए। अच्छा। वो हमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। हमें अपना ब्लड टेस्ट कराकर देखना चाहिए विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं है। डेक्सा स्कैन एक टेस्ट होता है जो हमें बताता है बोन डेंसिटी कम है या नहीं है। बोन डेंसिटी को विटामिन डी या कैल्शियम से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेडिसिन आती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वजन का मेंटेन रखना। किसी का भी वेट अगर ज्यादा होता है तो वो उसमें फैट सेल्स ज्यादा होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं।
वो हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, क्योंकि हार्ट को तो हर सेल को ब्लड सप्लाई करना है। True. हमारी मसल्स को, हमारी बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को अनड्यू प्रेशर आता है, जिसकी वजह से उनको एक उनका वियर एंड टियर इंक्रीज होता है। और उसके अलावा हमें जो जंक फूड है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग काफ़ी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है इवन फॉर बोन कैंसर्स आल्सो, क्योंकि स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी जो स्टिकीनेस होती है, उसमें जो चिपचिपाहट होती है, स्मोकिंग उसको इंक्रीज करती है। तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो चिपकने लगती हैं आपस में, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, गैंग्रीन के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं स्मोकर्स के अंदर, बोन हेल्थ उसमें अफेक्ट होने लगती है हमारी। तो स्मोकिंग शुड बी टोटली अवॉइडेड, वो बिल्कुल। और सिमिलरली जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होने से फिर जो हमारे जो कैंसर फॉर्मेशन सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल एब्जॉर्ब होती है लंग से या फिर हमारे स्टमक से, ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, और उसके बाद यूरिन से एक्सक्रीट होती है या स्टूल से एक्सक्रीट होती है। ओके, सो डॉक्टर एट लास्ट मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अगर हम बोन कैंसर की रिकवरी टाइम की बात करें तो कितना टाइम लगता है पेशेंट को अच्छी तरह से रिकवर होने में? जितनी एज छोटी होती है उतनी रिकवरी हमारी फास्ट होती है। वाओ। बच्चों में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और स्पेशली अगर 60 प्लस के जो लोग होते हैं उनमें रिकवरी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें एक अच्छी बोन हेल्थ मेंटेन रखना, उनकी डेंसिटी सही हो, उनका विटामिन डी, कैल्शियम लेवल, एक्टिविटी ठीक हो, वेट ज़्यादा ना हो, और फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा। अलग अलग जॉइंट्स के लिए, अलग अलग बोन्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोथेरेपीज होती हैं। तो जो आपके जो ट्रीटिंग ऑर्थोपेडिशियन या कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपस में मिल करके हर पेशेंट के लिए एक प्लान चार्ट आउट करते हैं कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, तो उससे फिर रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को बोन कैंसर पर इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था क्योंकि आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किस तरह की डाइट फॉलो करनी है, किस तरह के क्या मेजर साइंस अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और आपने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे भी बात की है। आई एम श्योर ऑडियंस के लिए ये सेशन बहुत इंसाइटफुल था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।